माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस का, तो उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान हो कि हम लोगों ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक कॉन्सेप्ट मैंने छुड़वाया हुआ है आपको, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद 7th कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट तक। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 8th कॉन्सेप्ट, इसका नाम है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखिए यार, हम लोगों के पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखो रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है आइडेंटिफाइड करना, पहचान करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है। और रिवेन्यू का मतलब आप लोगों को मैंने बता रखा है कि बिजनेस की जो रूटीन एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटीज है, उसके थ्रू जो अमाउंट रिसीव होता है या रिसीवेबल होता है, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। लाइक अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई मान लो आज मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैं अपने बिजनेस में या तो किसी प्रोडक्ट को सेल करता हूँ या अपने कस्टमर को कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मान लो मैं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हूँ, तो मैं लोगों का सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर कैरी करता हूँ। अगर मैं एक कपड़े का डीलर हूँ तो लोगों को कपड़ा सेल आउट करता हूँ। तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हूँ तो मैं लोगों को दे रहा हूँ सर्विसेज, और अगर मैं कपड़े का डीलर हूँ तो मैं लोगों को बेच रहा हूँ गुड्स। गुड्स को सेल आउट करके या सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो अमाउंट हमें रिसीव होता है या रिसीवेबल होता है, या अगर कैश में मिल गया तब तो रिसीव, और अगर अभी उधार में तो वो रिसीवेबल। तो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करके जो भी अमाउंट रिसीव्ड होता है या रिसीवेबल होता है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? रिवेन्यू कहलाता है। अब क्वेश्चंस आता है कि व्हेन यू कंसीडर दैट यू हैव जनरेटेड द रिवेन्यू, आप लोग अपने बिजनेस में रिवेन्यू को जनरेट किया हुआ किस डेट को मानोगे? ऑन द डे व्हेन द ट्रांजिशन टेक प्लेस और ऑन द डे व्हेन यू रिसीव द कैश। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल, भाई मान लो आज हमने अपने कस्टमर को 15th मई को कोई गुड सेल आउट की एंड द कस्टमर मेक्स द पेमेंट ऑन 20th मई, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हेन दिस ट्रांजिशन या द ट्रांजिशन रिलेटेड टू रिवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड, on the day when transaction took place or on the day when the transaction involved cash। यानी कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन आप रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज मानोगे, या उस दिन आप रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज मानोगे व्हेन यू रिसीव द कैश इन रियलिटी, जब आपको रियलिटी में कैश मिल जाएगा। तो देखो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द डे व्हेन the ownership of the goods is transferred to the buyer. Ownership of the goods and services is transferred to the buyer and he is legally bounded to make the payment। यानी कि कहने का मतलब, जैसे 15th मई को आपने गुड सेल आउट कर दी, चाहे वो क्रेडिट में सेल आउट करी हो, उधार में सेल आउट की है, तो जिस बंदे ने आपसे सामान खरीदा है, नाउ ही इज लीगली बाउंडेड टू मेक द पेमेंट। भाई अब उसके लिए पेमेंट करनी जरूरी है। अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो कोर्ट में केस करके भी हम उस बंदे से पैसा वसूल कर सकते हैं। तो आज की डेट में वो लीगली बाउंड हो गया पेमेंट करने के लिए, तो आज की डेट में आप उसको एज ए रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आज की डेट में आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इस प्रकार के सेल ट्रांजेक्शन को एज ए रिवेन्यू कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो रिवेन्यू का मीनिंग लिखेंगे कि रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। तो देखिए रिवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल from sale of goods and services। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है।
यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर जो अमाउंट रिसीव होता है या रिसीवेबल होता है वो हमारे लिए क्या कहलाती है? रिवेन्यू कहलाती है। अकॉर्डिंग टू रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन concept, revenue should be recorded, revenue should be recorded in books of account. Revenue should be recorded in books of account on the day when ownership in goods and services, on the day when ownership in goods or services has transferred to buyer, has transferred to buyer। ठीक है, यानी कि आप किसी भी रिवेन्यू को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पे उस दिन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, नो मैटर that cash is received or not, no matter that cash is received or not। देखो इसमें हमारे लिए ये मैटर नहीं करेगा कि हम लोगों को कैश मिला है या नहीं है, यानी कि द गुड्स हैव बीन सोल्ड इन कैश और इन क्रेडिट, ये मैटर नहीं करता। जिस दिन आपकी गुड्स और सर्विसेज की ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो गई है उस डेट को वो बायर उसकी पेमेंट करने के लिए लीगली बाउंडेड हो जाएगा एंड यू कैन रियलाइज इट एज ए रिवेन्यू। आप लोग उस ट्रांजेक्शन को एज ए रिवेन्यू अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और ध्यान रखनी है आप सभी को। हालांकि हम लोग जब किसी गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, तो उस केस में तो रिवेन्यू को रिकॉग्नाइजेशन का ये प्रिंसिपल फॉलो होता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हो गया उसी दिन आप उसको एज ए रिवेन्यू कंसीडर कर लोगे। बट इन सम अदर केसेस, कुछ और केस में जनरली द रिवेन्यू में बी रिकॉग्नाइज ऑन टाइम बेसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई अगर आप मान लो किराए के ऊपर किसी को बिल्डिंग देते हो, ठीक है, किराए के ऊपर बिल्डिंग देते हो, आज आपने किसी बिल्डिंग को किराए पे दे दिया तो आज आपकी रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुई, आपकी रिकॉग्नाइज होगी रिवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जैसे ही 1 मंथ का टाइम कंप्लीट हो जाएगा यू कैन कंसीडर दैट यू हैव जनरेटेड द रिवेन्यू। तो वो अलग अलग बेसिस होती है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं तो रिवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन उस डेट को मानते हैं व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, यानी कि व्हेन द ओनरशिप इन गुड्स और सर्विसेज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। On that date you can consider that you have generated the revenue। क्लियर बेटा? इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, 9th कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए इस क्वेश्चन का नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट, METCHING, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले तो इसको समझो। देखो बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इज रिलेटेड टू ट्रू कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है,
देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट किसी भी बिजनेस के किसी भी फाइनेंशियल ईयर के ट्रू प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन से रिलेटेड है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट और लॉस, यानी कि अकाउंटिंग की कौन सी कॉन्सेप्ट किसी भी फाइनेंशियल ईयर के ट्रू प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। देखो मान लो आप लोगों को मैंने अकाउंटिंग की जब डेफिनेशन करवाई तो उसमें ये बताया था कि एवरी बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, हम जनरली अपने बिजनेस में एक साल का हिसाब किताब करते हैं कि भाई इस साल में हमने कितने का प्रॉफिट कमाया, कितने का लॉस कमाया, कितने हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है। जनरली जो भी हिसाब किताब होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर का होता है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर मान लो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जैसे ये साल चल रहा है 1 अप्रैल 2020, और ये खत्म कब होगा 31 मार्च 2021। ठीक है, तो हम लोग इस पीरियड के दौरान, ये 12 महीने का जो टाइम पीरियड है, इस पीरियड के दौरान अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि अगर हम इन 12 मंथ का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी होता है कि इस 12 मंथ में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं जो इन 12 मंथ से बिलोंग करते हैं उनका भी हिसाब किताब रिकॉर्ड किया जाए, और इन 12 मंथ की जो भी इनकम है दे शुड आल्सो बी रिकॉर्डेड इन दिस ईयर। ठीक है, कोई भी एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा दैट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस ईयर। एक छोटा सा पॉइंट समझो भाई, आपको पता है कि ठीक है हम अपने बिजनेस का हिसाब किताब तो एक साल के अंदर करते हैं, लेकिन हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि भाई आज 31 मार्च है, 31 मार्च है, आज हमारे फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है तो आज की डेट में हम कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेंगे। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता, बिजनेस तो लगातार चलता रहता है। अब मान लो 31 मार्च 2021 को, इस डेट को, लास्ट डे को, हमने 5 लाख रुपए की गुड्स खरीदी। भाई बिजनेस चलाना है, आज ठीक है फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है तो कल अगले फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कल बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है तो अगले दिन कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो अब आप देखो कि लास्ट डेट को हमने मान लो 5 लाख रुपए की गुड्स परचेज कर ली। ठीक है, इसका मतलब दिस इज एन एक्सपेंस। ठीक, अब आप ये देखो कि ये गुड्स सेल आउट कब होगी। भाई आज तो लास्ट डेट है, आज की डेट में तो ये सारा सामान बिकेगा नहीं, तो ये गुड्स सेल आउट कब होगी 1 अप्रैल 2021 के बाद, यानी कि कल से या कल के बाद। अब आप ये देखो कि खर्चा तो कब हो गया, करंट ईयर में, इस वाले साल में, और इसका बेनिफिट कब मिलेगा, ये बिकेगा कब सामान, नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो अब खर्चा अगर मैं इस साल दिखाऊं और इनकम अगले साल दिखाऊं तो दोनों साल के प्रॉफिट और लॉस में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। इस साल केवल खर्चा है, इनकम नहीं है, इस साल केवल इनकम है, खर्चा नहीं है, तो इसलिए किसी भी साल के रियल प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चल पाएगा। इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एनी एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम सच एक्सपेंसेस, यानी कि किसी भी एक्सपेंस को आप उस फाइनेंशियल ईयर में शो कीजिए जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको उस एक्सपेंसेस की वजह से इनकम जनरेट हो रही है, यू आर जनरेटिंग इनकम ड्यू टू दैट एक्सपेंस। अब आप देखो कि जैसे इस साल हमने एक्सपेंस किया है, लेकिन इसकी इनकम कब मिलेगी, नेक्स्ट ईयर में मिलेगी, ये सामान कब बिकेगा, नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए हम इस एक्सपेंस को साल के अंत में एट द एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं, और इसी क्लोजिंग स्टॉक को नेक्स्ट ईयर एज ए ओपनिंग स्टॉक दिखा देते हैं। ठीक है, यानी कि इस खर्चे को हम कब लेके चले जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में दिखाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें नेक्स्ट ईयर में खर्चा भी हो जाता है और नेक्स्ट ईयर में इनकम भी मिल जाती है, तो हम नेक्स्ट ईयर के ट्रू प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या लिखेंगे कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग
and it is related to calculation of true profit and loss of any financial year. According to matching concept, any expense should be recorded in that financial year. Financial year की बात होगी, ना कि यहाँ पे डेट की. According to matching concept, any expense should be recorded in that financial year in which income have been generated from such expense या income have been received from such expense. ठीक है बेटा. तो देखो इसमें आप क्या लिखेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत. देखो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि दिस इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर इज टेकन एज ए ओपनिंग स्टॉक इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिकॉज दैट स्टॉक विल बी सोल्ड आउट इन नेक्स्ट ईयर एंड इनकम विल बी जनरेटेड फ्रॉम सच एक्सपेंसेस इन नेक्स्ट ईयर. ठीक, तो पहले आप इसमें लिखेंगे कि इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, it is an important concept of accounting. Concept of accounting. It is an important concept of accounting. It is related to calculation of true profit or loss of a financial year. यानी कि ये किसी भी फाइनेंशियल ईयर के ट्रू प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन से रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू मैचिंग concept, according to matching concept, any expense should be recorded in that financial year, in that financial year in which any expense should be recorded in that financial year in which income has been generated from such expense. Income have been generated from such expense. यानी कि किसी भी एक्सपेंस को आप उस फाइनेंशियल ईयर में रिप्रेजेंट करो जिस फाइनेंशियल ईयर में उस एक्सपेंस से आपको इनकम जनरेट हो रही हो. ठीक है, दिस इज द मैचिंग. एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो कि दिस इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट, that's why closing stock of a financial year is shown in next year as a opening stock because it will be sold out
sold out in next year। ठीक है, यानी कि आप लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की वजह से ही किसी भी फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग स्टॉक को नेक्स्ट ईयर एज ए ओपनिंग स्टॉक दिखाते हो। ठीक है, क्योंकि इस स्टॉक से रिलेटेड जो इनकम होगी ना, दैट विल बी ऑब्टेन इन नेक्स्ट ईयर। वो आपको कब मिलती है? नेक्स्ट ईयर में मिलती है। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट था? मैचिंग कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। देखिए डियर, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं 10, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, देखो बेटा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी मीन्स पर्पसफुल। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जिस चीज का कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्पस हो, विच इज फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल बियास। देखिए बेटा, क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन पढ़ी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि डिफरेंट बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट टू गेट द वेरियस इंफॉर्मेशन। हम लोग अपने बिजनेस में डिफरेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम उनकी सहायता से पर्सनल कई प्रकार की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सके। लेकिन आप लोग देखोगे कि जो अकाउंटिंग वर्क है वो कौन करता है? एक ह्यूमन बीइंग्स। और मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको लिमिटेशंस में पढ़ाया था कि जनरली अकाउंटिंग की जो लिमिटेशंस है उसमें एक लिमिटेशंस ये भी आती है कि एन अकाउंटेंट कैन मैनिपुलेट द अकाउंट एज पर हिज ओन रिक्वायरमेंट। भाई जैसे मान लो आज हमें अपनी बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना है, मैं एक अकाउंटेंट हूं, मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों के सामने इंक्रीज करके दिखानी है, बढ़ा चढ़ा के दिखानी है, तो मैं अपनी बिल्डिंग का वैल्यूएशन कर लूंगा 50 लाख। दूसरा अकाउंटेंट आएगा, वो ही इस बिल्डिंग का वैल्यूएशन करेगा 40 लाख। तीसरा अकाउंटेंट आएगा, वो ही इस बिल्डिंग का वैल्यूएशन करेगा 20 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समटाइम द अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट। कई बार जो अकाउंटिंग होती है वो पर्सनल जजमेंट के द्वारा अफेक्टेड होती है। उसके अंतर्गत जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो अपने पर्सनल जजमेंट को, अपने पर्सनल बियास को यूज करते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड फ्रॉम अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास। यानी कि अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन हमें प्रेजेंट कर रहा है, अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन हमें ऑब्टेन हो रही है, दे शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल जजमेंट, देयर शुड बी नो पर्सनल बियास ऑफ द अकाउंटेंट। उसमें अकाउंटेंट के कोई भी पर्सनल जजमेंट, उसके पर्सनल ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है हाउ टू इंश्योर इट। इस बात को कैसे इंश्योर करें कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर करेक्ट, देयर इज नो पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट। उसमें अकाउंटेंट का कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है, उसका कोई पर्सनल बियास नहीं है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है each and every transaction which are recorded in books of account should be supported by well written document। देखो इसके लिए जरूरी है कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जिन भी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया है, each and every transaction should be supported by well written document। हर एक ट्रांजेक्शन किसी न किसी रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई मैंने कहा कि ये मोबाइल 20,000 का है, आप में से किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, ऐसे मोबाइल तो मार्केट में 2-2 हजार रुपए में मिलते हैं। आपने मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए अगर इसी मोबाइल का बिल आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं, तो आप लोग मेरी बात को मान लेंगे ना? आप लोग ये बिलीव कर लेंगे कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ठीक है, आज की डेट में बेशक से ये मोबाइल मार्केट में 2000 का मिलता हो, लेकिन आपने तो इस मोबाइल को 20 में खरीदा है। उस केस में आप लोग मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि दोज ट्रांजेक्शन व्हिच आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी सपोर्टेड बाय वेल रिटन डॉक्यूमेंट। जो भी ट्रांजेक्शन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोज ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय वेल रिटन डॉक्यूमेंट। इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग द ट्रांजिशन। उसके लिए सेपरेटली एक चैप्टर भी दिया हुआ है, 8 चैप्टर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजिशन का। तो उसमें आप देखोगे, इवन आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे आप मार्केट में जाते हो, आपने कपड़े की दुकान से सामान खरीदा, पैसे दिए, अगर आप एक अच्छे कस्टमर्स हो तो आप दुकानदार से बिल मांगते हो, वो दुकानदार आपको एक बिल की कॉपी दे देता है। अगर इसी प्रकार मान लो आज आपने उधार में खरीदा, 10 दिन बाद आप पेमेंट देने जाते हो, तो जब आप पेमेंट देते हो तो उस समय वो एक छोटी सी रिसिप्ट काट के आपको देता है। तो कहने का मतलब हुआ कि फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूज इन ए बिजनेस। तो इफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन if you want that the accounting informations are correct, then each and every transaction which is recorded in books of account should be in an objective manner, should be free from personal bias of the accountant, and each and every transaction should be supported by a well written document। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, according to this concept, each transition should be recorded, should be recorded in an objective manner, free from personal bias of, बेटा बियास, BIAS, बियास का मतलब है खुद की ओपिनियन, ठीक है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास ऑफ अकाउंटेंट एंड ऑनर, ठीक है। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास ऑफ अकाउंटेंट एंड ऑनर। अकाउंटेंट और ऑनर के पर्सनल जजमेंट से फ्री होना चाहिए। फॉर दिस each transition should be supported by well written document, should be supported by well written document। यानी कि कह रहे हैं कि फॉर दिस ईच ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय वेल रिटन डॉक्यूमेंट। यानी कि जिस भी ट्रांजेक्शन को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। वो किसी न किसी रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा सपोर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में फॉर एग्जाम्पल कैश ट्रांजेक्शन, for example cash transaction should be recorded on basis of cash memo, ठीक है। देखो जैसे क्या होता है कि अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में करते हो, लाइक गुड्स सोल्ड टू कस्टमर इन कैश, तो उस केस में आप लोग अपने कस्टमर को एक बिल देते हो जिसका नाम होता है कैश मेमो, ठीक है।
इसी प्रकार अगर आपने गुड्स को कैश में परचेज किया है तो आपके जो सप्लायर होंगे वो लोग आपको एक बिल देंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए कैश मेमो। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कैश ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमने कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश। क्लियर बेटा? तो देखो बेटा, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट था। 3 कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको करवाए। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और 3 हमारे पास बच रही है कन्वेंशंस। तो आई थिंक कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इन सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िए। ठीक, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वो पर्सनली कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू वो चीज़ मुझसे समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप लोगों का 15 को आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आप लोगों में से हर एक बच्चा बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहा है, आई नो। मैं नहीं समझता कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन में किसी भी बच्चे के 100 में से एक भी मार्क्स कटेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ आपको पढ़ाई गई उनको ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगर कोई भी डाउट है तो कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू वो डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।